जय हिंद। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और आप सारा काम धाम छोड़ करके उस मैसेज को रिप्लाई करने लग जाते हो और अपना काम धाम जो था वहीं पे रह जाता है। पता है, कच्ची उम्र में ना वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं और जब आप समझदार बन जाइएगा ना तब समझ में आएगा कि कितना हम मूर्ख थे। और जो तुरंत आप रिप्लाई कर रहे हैं ना, तो उनके नज़र में पता है आप आशिक नहीं बन रहे हैं, आप विशुद्ध बेरोजगार बन रहे हैं कि एकदम निठल्ला बेरोजगार बैठा हुआ है, इसको काम धाम कुछ नहीं है। ठीक है, तब तो तुरंत रिप्लाई कर दिया। अगर काम धाम रहता था तो अपना काम करते रहता। तो चीज़ों को समझिए और अपने जो आपको सिलेबस दिया गया है उस पर काम कीजिए। ठीक है, चलिए। बोला क्या गया है कि हड़प्पा किस देश में स्थित है, और मेरा मकसद यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कि केवल टिक लगाना। आप जानते ही हैं कि हम यहाँ पे रिवीजन करवाते हैं, फर्स्ट रिवीजन। ठीक, अब बात करते हैं हड़प्पा की। तो ये हड़प्पा की अगर हम बात कर देते हैं तो हड़प्पा का काल से कब तक है। देखिएगा, हड़प्पा काल की अगर हम बात कर देते हैं तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 2350 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक, तो कहिए 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, 1750 ईसा पूर्व तक है इसकी काल हो गया। ठीक है, यानी समय। अब हम बात कर रहे थे कि इसको पता कैसे लगाया था, तो कार्बन 14 विधि के द्वारा। अच्छा, कार्बन 14 विधि का खोज कोई ना कोई तो किए होंगे। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, तो अमेरिका का एक व्यक्ति थे, यूएसए का। ठीक है, उनका नाम क्या था, लीबी। उनका नाम क्या था, तो ये पूरा नाम रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक तो वैसे ही नाम टेढ़ा लंगा और ऊपर से पूरा नाम रटे, एक ही सब्जेक्ट थोड़ी नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। ठीक है, ऑप्शन वहां पे रहेगा, लग जाएगा। इसका खोज किसने किया था, लीबी ने किया था। ठीक है, बात करते हैं 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में क्या था कि दयाराम साहनी। कौन है, तो कहे कि दयाराम साहनी। ये व्यक्ति जो है साहनी, इन्होंने क्या करते हैं कि इसका हड़प्पा का खोज करते हैं। किसका खोज करते हैं, हड़प्पा का। और 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का, ठीक है, इसका भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो महानिदेशक बनाया जाता है, कौन, तो कहिएगा सर जॉन मार्शल को बनाया जाता है। कौन, तो सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बनाया जाता है। और ये व्यक्ति क्या करते हैं, 1924 ईस्वी में घोषणा करते हैं। घोषणा क्या करते हैं कि जो एक स्थल खोजा गया है, एक सभ्यता खोजा गया है, उस सभ्यता का नाम क्या है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा में ही खोजा गया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज होता है, मोहनजोदड़ो का। तो क्या हमको सभी का डेट याद करना है, नहीं, सभी का डेट बिल्कुल नहीं याद करना है। ठीक है, जो पूछा जाता है एग्जाम में वही हम चर्चा करेंगे। मोहनजोदड़ो का खोज कौन करते हैं, तो कहेगी राखल दास बनर्जी। बस ये दोनों का हम लोग याद कर लेते हैं और कुछ और जो होंगे इंपॉर्टेंट वो हम बताते चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, हड़प्पा की अब बात करते रहे कि कौन कौन सा स्थल खोजा गया था। ठीक है, एक है हड़प्पा। ये हड़प्पा, ये हड़प्पा पड़ता कहाँ है, तो कहे कि पंजाब में पड़ता है। ये पंजाब, देखिएगा पंजाब का 60% एरिया आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है और कुछ जो 40% एरिया है जो आपको, वो आपको इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हड़प्पा जो मुख्य तरह मुख्यतः है जो है वो कहाँ पड़ता है, वो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि इंडिया में मार दीजिए। अब आपके दिमाग में उठेगा ना कि अच्छा हड़प्पा कौन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हड़प्पा जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो क्योंकि सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो। अच्छा, ये मोहनजोदड़ो जो है, ये मोहनजोदड़ो कौन नदी के किनारे बसा हुआ है, अच्छा ये पड़ता कहाँ है, तो ये भी पड़ता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में पड़ता है। ठीक है, सिंध प्रांत में। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिएगा, एग्जाम में कई कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरा मकसद वही है जो हम बता रहे हैं। हड़प्पा देख लिया, मोहनजोदड़ो देख लिया। ठीक है, एक है कोट दीजी। कोट दीजी, कोट दीजी नहीं लिखा गया। ठीक है, कोट दीजी, ये कोट दीजी कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपको पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये कौन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चान्होदड़ो की बात कर देते हैं, ये चान्होदड़ो कहाँ पड़ता है, चान्होदड़ो, तो ये चान्होदड़ो जो पड़ता है ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। ये आपको कौन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये कहिएगा आपको सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपका लोथल। ये लोथल कौन नदी के किनारे बसा हुआ है, ये पड़ता कहाँ है, तो ये गुजरात में। ठीक है, ये गुजरात में। ये गुजरात में कौन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कहेगी भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और एक और आपका दे जानते हैं कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा, ये कालीबंगा कौन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन से नदी के, घग्गर। ये कहाँ पड़ता है, तो आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। कहाँ में, तो कहेगी राजस्थान में। ठीक है, फिर अगर हम बात कर देते हैं आपको बनमाली, बनमाली। ठीक है, ये बनमाली जो है ये आपको कहाँ पड़ता है, तो कहिए कि ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, ये आपको कौन नदी के किनारे मिलेगा, तो आपको सरस्वती नदी के किनारे मिलता है। ठीक है, और इसकी हम बात कर देते हैं। एक है सुरकोटदा, सुरकोटदा। ये सुरकोटदा जो आपको पड़ता है, ये आपको कहाँ पड़ता है, तो कहीं कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, सुरकोटदा जो आपको पड़ता है गुजरात में, ये भी आपको सरस्वती नदी के किनारे देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं किसका, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, ये सुतका गेंडोर जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, तो कहीं कि बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में पड़ता है सुतका गंडोर। अब कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है सुतका गंडोर, तो ये है दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। पूछा गया एग्जाम में ये सब चीज। ठीक है, सुतका गंडोर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में एक चीज घूम रहा होगा, क्या घूम रहा होगा, हम समझाते हैं कि सिंधु घाटी का सप्ताह तो खोजा गया, तो इसका सबसे बड़ा जो स्थल है, वो सबसे बड़ा की अगर हम बात कर देते हैं तो वो क्या है, तो क्या कि मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है। ठीक है, एक से कलम न, देखिए मोहनजोदड़ो है। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, अभी हमने लिखा है कहाँ पड़ता है, तो कहीं कि पाकिस्तान में पड़ता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज घूमेगा कि अच्छा, इंडिया में तो कोई ना कोई तो बड़ा होगा, ये तो पाकिस्तान में पड़ रहा है, और इंडिया में तो कोई ना कोई तो बड़ा होगा। तो हाँ, इंडिया में अगर हम बड़ा की बात कर देते हैं, इंडिया में अगर बड़ा की, तो इंडिया में सबसे बड़ा कौन है, तो कहे कि राखी गढ़ी। अच्छा, ये राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है, तो देखिएगा राखी गढ़ी जो पड़ता है आपको हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा में। और इंडिया में सबसे बड़ा है भाई, तो इसका खोज करता तो आपको याद होना चाहिए। इसका खोजकर्ता की अगर हम बात कर देते हैं, तो इसका खोज किसने किया था, तो कहे कि सूरजभान ने किया था। किसने किया था, तो कहे कि सूरजभान। कब कब किया था, तो 1963 में किया था इसका खोज। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं। अब आपके दिमाग में एक चीज और हम बताते चलते हैं कि धौलावीरा। ठीक है, क्या, तो कहे कि धौलावीरा। ये धौलावीरा जो है ना, ये धौलावीरा एकमात्र सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जो यूनेस्को साइट में डाला गया है। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में डाला गया है। यूनेस्को के किसमें, तो कहे कि विश्व विरासत सूची में डाला गया है। किसमें डाला गया है, तो कहे कि विश्व विरासत सूची में डाला गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है कौन, तो कहे कि धौलावीरा, जिसको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में आपको डाला गया है। कब डाला गया था, तो कहिए कि ये 1921 ईस्वी में डाला गया था। ठीक है, अब यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बता देंगे तो आपको भी दिमाग से स्लिप कर जाएगा, और इसी तरीके से हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो अब तो इसका तो आंसर तो आप बिल्कुल दे दीजिएगा कि हड़प्पा किस देश में स्थित है, तो कहाँ पे कहिएगा, तो कहिए कि आप ये पाकिस्तान में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो नदी की अगर हम बात कर देते हैं, तो ये हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, तो कहे कि रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, तो कहे कि दया राम साहनी ने किया था। अब ये दया राम साहनी की अगर हम बात कर देते हैं, तो कब किए थे, तो 1921 में किए थे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है, सारनाथ में स्थित। अगला क्वेश्चन देखिए कि सारनाथ, अच्छा ये सारनाथ कहाँ पड़ता है। जैसे ही सारनाथ आया ना, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा वो गौतम बुद्ध है, जहाँ पे वो क्या किए थे, प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तो सारनाथ पड़ता कहाँ है, तो कहे कि ये वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, ये वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है, तो कहे कि यूपी में है। अब इस सारनाथ में सबसे प्रथम बार बुद्ध भगवान जो थे, ये बुद्ध भगवान क्या किए थे, उपदेश दिए थे। तो कहते हैं कि प्रथम उपदेश की अगर हम बात कर देते हैं, तो प्रथम उपदेश दिए थे यहीं पे, कहाँ पे, तो कहिए कि आपको सारनाथ में दिए थे उपदेश। कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। और यहाँ पे एक स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख ऐसे है बना हुआ। ठीक है, और इस पर क्या है ना कि
चार गो शेर है, ठीक है, क्या है, चार गो शेर है। तो ये जो स्तंभ लेख जो है ये किसका है, ये पूछा गया है ना। ये जो स्तंभ लेख है ये किसका है, तो ये स्तंभ लेख किसका है, तो कहिए कि ये अशोक का है। किसका है दोस्त, तो कहिए कि अशोक का है, ठीक है। और इसी शेर को जो बात कर देते हैं, शेर की संख्या कितनी है, तो कहिए कि 4 है। और भारत सरकार जो है यही स्तंभ लेख से क्या किया है, राष्ट्रीय चिन्ह लिया है। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया गया है। समझ में आ गया। राष्ट्रीय चिन्ह जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो कि सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया गया, जिसको भारत सरकार ने कब अपनाया, तो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार ने इसे अपना लिया था, ठीक है। और ये किसका शिलालेख है, तो कि अशोक का शिलालेख है। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, समझ में आ गया। चलिए, अशोक गद्दी पर कब बैठता है, तो कि 269 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं कि इसका जो अथी शिलालेख मिलता है कौन कौन से लिपि में मिलता है, ठीक है। बात करते हैं ग्रीक, फिर उसके बाद में अरमाइक, अरमाइक, ग्रीक, अरमाइक, एक ठो खरोष्ठी, खरोष्ठी और ब्राह्मणी लिपि में मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला क्या गया है कि किसने सांची स्तूप का निर्माण करा। अच्छा, इसका तो आंसर बताया नहीं। तो सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष पर किस राजा से संबंधित है, तो किस राजा से हो जाएगा, अशोक से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले पे देखिएगा कि किसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया। अब ये सांची स्तूप पड़ता कहाँ, सबसे पहले तो ये पूछता है हम आपसे क्वेश्चन। ये सांची स्तूप जो आपको पड़ता है ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश, महिपाल सिंह नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है कहाँ पूछा क्या गया है कि किसने निर्माण करवाया था। हाँ, तो ये सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण भी कौन करवाते हैं, अशोक करवाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पर, क्योंकि अभी हमने चर्चा अशोक के बारे में किया है। अगले पर देखते हैं कि मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा, मनुस्मृति जो है इसमें विधि विधान को लिखा गया है। तो विधि विधान किस, तो ये ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। इसकी लेखक की अगर हम बात कर देते हैं तो ये कौन लिखे हैं, तो मनु ने लिखे हैं। कौन, बस इसके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। आज तक जितने हम क्वेश्चन देखे हैं सिर्फ यही पूछा गया है और बाकी कुछ नहीं पूछा गया है, ठीक है। ये हिंदू धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं अगले पर कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। अच्छा देखिए, ऑप्शन से एलिमिनेट करने के लिए सीखते हैं, ठीक है। अब जैसे बौद्ध धर्म आ गया, अब जैसे बौद्ध धर्म आता है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में तो आप जानते ही हैं कि बौद्ध धर्म में संस्थापक कौन है, जन्म कब हुआ, ऐसे तो सबको पता है। अब देखिएगा, चौथा बौद्ध संगीति होता है। डायरेक्ट हम चौथा पर आ जाते हैं, पहला पे भी आ जाएगा। चलिए बता ही देते हैं, पहला की हम बात कर देते हैं। फर्स्ट बौद्ध संगीति की अगर हम बात कर देते हैं तो फर्स्ट बौद्ध संगीति हुआ था कब, तो देखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति, डेट नहीं आगे याद कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन लिख देते हैं 483 ईसा पूर्व में होता है प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। किसके शासनकाल में होता है, ठीक है। सबसे पहले थी अगर हम बात कर लेते हैं किसके शासनकाल में, तो कि आजाद शत्रु, आजाद आजाद शत्रु, आजाद शत्रु के शासनकाल में, ठीक है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता की बात कर देते हैं। तो अध्यक्षता सबसे पहले किसने किया था, तो अध्यक्षता जो किया था इसका, तो इसका अध्यक्षता किया था महाकश्यप, महाकश्यप। अच्छा, द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर हम बात कर देते हैं तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ये इसके किसके शासनकाल में, तो कि कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है। इसका अध्यक्ष किसने किया था, सबकामिनी, सबकामिनी, ठीक है। अच्छा, तृतीय बौद्ध संगीति की अगर हम बात कर देते हैं तो ये 250 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात कर देते हैं तो इधर आ जा, इधर आ जा, अरे भाई ऐसे आने यार। तृतीय बौद्ध संगीति की बात कर देते हैं तो शासनकाल किसके शासनकाल में हो रहा है, तो ये देखिएगा, ये तृतीय जो बौद्ध संगीति है ये किसके शासनकाल में हो रहा है, का अक, ये हो जाता है, इधर आ जा, किसके शासनकाल में,
तो कहिए कि अशोक के शासनकाल में, ठीक है। क्योंकि 250 ईसा पूर्व जो हो रहा है, तो क्योंकि अभी हमने बताया था कि 269 ईसा पूर्व में शासन गद्दी पर बैठ जाता है, कौन? अशोक बैठ जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से अगर भूल भी जाए तो रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि दिमाग से अचानक स्लिप कर जाता है, ठीक है, कितना सारा याद करने के लिए रहता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर देते हैं कि इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो कहे कि मोगलीपुत ने किया था। मोगलीपुत ने इसका अध्यक्षता किया था। हम बात कर देते हैं चौथा बौद्ध संगीति, ये प्रथम शताब्दी में होता है, ठीक है। तो इसका अध्यक्षता किसने किया था? अच्छा, किसके शासनकाल की बात कर देते हैं, तो ये कनिष्क के शासनकाल में होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी हम बात कर देते हैं अध्यक्षता, तो कहे कि वसुमित्र ने किया था। किसने किया था? तो कहे कि वसुमित्र ने क्या किया था? इसका अध्यक्षता किया था, ठीक है। चलिए, और यही चौथा जो बौद्ध संगीति होता है, तो चौथा बौद्ध संगीति में ही क्या होता है, बौद्ध धर्म को हीनयान, किसमें? हीनयान, अच्छे से लिखा यार, हीनयान और महायान। हीनयान और एक ठो और क्या है, तो कहे कि महायान में क्या कर दिया जाता है, इसको विभक्त कर दिया जाता है, ठीक है। हीनयान क्या था और महायान क्या था? हीनयान जो था, ये बुद्ध भगवान के उपदेशों को मानते थे और उनकी पूजा अर्चना किया करते थे, कौन? महायान। और ये जो थे, उनके विचारों को सिर्फ मानते थे, ठीक है, ये पूजा अर्चना नहीं किया करते थे, ठीक है। चलिए, और कनिष्क जो था, ये महायान से जुड़ा हुआ था। किससे था कनिष्क? तो ये महायान से संबंधित था, ठीक। अच्छा, ये तो दो चीज तो आपने देख लिया। हमें पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन, और हम ठीक आगे पढ़ा करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म संप्रदाय नहीं है? तो हीनयान और महायान तो है, तो खत्म हो गया। अब देखिएगा, जैसे में अब हम बताते हैं आपको कि अब जब हम बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं, तो बौद्ध धर्म में जो जो श्रेष्ठ जो होती थी ना, साध्वी, श्रेष्ठ साध्वी, ठीक है, श्रेष्ठ साध्वी जो होती थी, ठीक है, श्रेष्ठ साध्वी को क्या बोला जाता था? थेरी। श्रेष्ठ साध्वी को क्या बोला जाता था? थेरी बोला जाता था, ठीक है। और जो भिक्षु भिक्षु होते थे, भिक्षु तो थेरी एक था थेर गाथा था, और एक तो क्या? थेरी गाथा। ये सब काफी कंफ्यूजन करता है। तो ये जो भिक्षु जो होते थे, उनके गीतों वगैरह जो होता था, उनको क्या बोला जाता था? तो थेर गाथा। और जो भिक्षुनी होती थी, तो उनके लिए जो गीत होता था, उसे क्या बोला जाता था? थेरी गाथा। और समझ में आ गया? भिक्षुनी के लिए क्या? थेरी गाथा, और भिक्षु के लिए थेर गाथा। तो अब यहां से तो ये तो खत्म हो गया, ये तो सब बौद्ध से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी बौद्ध से जुड़ा हुआ है। अब ये दिगंबर की हम बात कर देते हैं, तो इसका आंसर अब एक ही बचा, ये है 2 हो जाएगा। अब हम बात कर देते हैं दिगंबर की भी बात कर देते हैं। देखिएगा, ये जो जैन संप्रदाय जो था, जैन संप्रदाय, ये जैन संप्रदाय की अगर हम बात कर देते हैं, इसकी प्रथम संगीति होती है, ठीक है। प्रथम संगीति कब होती है? तो प्रथम संगीति जो होती है, कब की बात कर देते हैं, तो ये आपको 300 ईसा पूर्व के आसपास में होता है, ठीक है। अच्छा, इसका अध्यक्षता की अगर हम बात कर देते हैं, तो अध्यक्षता कौन कर देता है? तो अध्यक्षता की अगर बात कर देते हैं, तो कौन करते हैं? तो इसका तो ये स्थूल भद्र करते हैं। कौन? तो कहे कि स्थूल भद्र करते हैं, ठीक है। और ये जो थे, एक है भद्रबाहु, याद करवा रहे हैं हम, भद्रबाहु, ये भद्रबाहु, और एक ठो ये है स्थूल भद्र। ये भद्रबाहु जो है ना, ये जो है, ये दिगंबर को मानने वाले हैं, दिगंबर। अब ये दिगंबर क्या होता है और ये श्वेतांबर क्या होता है? देखिएगा, जैसे में ये भद्रबाहु जो थे ना, दक्षिण भारत से जब लौटे थे, तो उत्तर भारत में जो जैन संप्रदाय के लोग रह गए थे, दोनों में मतभेद हो गया, ठीक है। और मतभेद होने के साथ में क्या होता है कि जैन संप्रदाय 2 भागों में टूट जाता है। तो एक बनता है दिगंबर और एक बनता है श्वेतांबर। दिगंबर जो होता था, वो नग्न अवस्था में रहता था, ठीक है, नग्न अवस्था में। लेकिन ये जो श्वेतांबर जो है, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। क्या वस्त्र धारण करते थे? तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। ये किसके नेतृत्व में? ये जो हो जाएंगे स्थूल भद्र के नेतृत्व में। ये दिगंबर जो हो जाएंगे किसके नेतृत्व में? तो आपको भद्रबाहु के नेतृत्व में। समझ में आ गया ना? चलिए, आगे पर देखते हैं। इसका आंसर तो आप समझ गए। आगे देखते हैं,
कौन आर्यवेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आर्यवेद के जनक के रूप में किसे किसे जाना जाता है? एक पुस्तक भी लिखा गया है, चरक संहिता। ठीक है, ये चरक संहिता। अच्छा, ये चरक जो थे, ये चरक किसके दरबार में रहते थे? आपके हम ये क्वेश्चन आप पे छोड़ देते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये चरक किसके दरबार में रहते थे, जो आप बताइएगा। ठीक है, और हमने वीडियो में भी, पिछले वीडियो में कई बार हमने बताया सब बहुत कुछ अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पर। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? चलिए देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, बट वहां पे हमने मीटर में बताया था और यहाँ पे फीट में पूछ दिया है। ठीक, कोई बात नहीं, हम देखते हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, एक व्यक्ति थे। ठीक है, वो व्यक्ति का नाम क्या है? चामुंड। अब ये चामुंड जो था, ठीक है, चामुंड जो था, ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला की हम बात कर देते हैं। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, ठीक है, श्रवणबेलगोला में, ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में क्या करता है ये आदमी? चामुंड एक मंत्री था। ठीक है, और ये क्या करता है कि एक ही जो पत्थर था उसको काट करके, ठीक है, उसको काट करके एक मूर्ति बनाया जाता है। एक मूर्ति बनाया जाता है, उस मूर्ति का नाम क्या है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो जुड़ा हुआ है, ये जैन धर्म परंपरा से जुड़ा हुआ है। अब ये जो मूर्ति जो बनाया जाता है, कितने मीटर का? एक ही उसे काट करके ये 18 मीटर का बनाया जाता है। कितने मीटर का? तो कहिए 18 मीटर का बनाया जाता है। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो ये चामुंड के शासनकाल में। ठीक है, चामुंड ही बनवाता है। ऑप्शन वहां पे आएगा तो आप देखिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या बताया? 18 मीटर। तो अब हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना फीट होता है? 3 दशमलव कुछ 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 होता है ना, ये 3 से तो ज्यादा ही होता है। तो 18 मीटर हमने बताया, तो 18 के 54, तो 32 फीट तो ऐसे खत्म हो गया, 42 फीट तो ऐसे खत्म हो गया, 57 फीट तो ऐसे खत्म हो गया, क्योंकि 54 से पार हो जा रहा है। तब आपके सामने ऑप्शन क्या है? तो 4। देख रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, और ऐसा थोड़ी नहीं कि हम खुद बना करके लेके आए। देख लीजिए, बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में पूछा था। देखिएगा, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? देखिएगा, चलिए अब अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, जब एक गर्भ की अगर बात कर देते हैं तो गर्भ ये घटना है, इस तरफ लिख देते हैं घटना, और इस तरफ प्रतीक लिख देते हैं। ये बुद्ध से जुड़ा हुआ सब है। ठीक है, गर्भ से, और ये क्या है? इस तरफ हमने लिखा प्रतीक, ये हमने प्रतीक लिखते हैं। जब गर्भ था उसका प्रतीक क्या था? तो हाथी। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं, ये गर्भ के बाद में फिर कौन सा आ जाएगा? तो जन्म आ जाएगा। ठीक है, जन्म के बाद में आपको क्या हो जाता है? तो ये कमल। तो पूछा था गर्भ का प्रतीक क्या है? तो हाथी। जन्म का प्रतीक क्या है? बुद्ध भगवान की हम बात कर रहे हैं, जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। अच्छा, अब ज्ञान की बात बता दीजिए, ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो कहे कि पीपल, पीपल के पत्ता, ये तो याद है ना, पीपल का पत्ता। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं किसका? समृद्धि का। समृद्धि, ये समृद्धि का प्रतीक क्या है? तो समृद्धि का प्रतीक आपका शेर है। समृद्धि का प्रतीक किसका है? तो समृद्धि का प्रतीक आपको शेर को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, और एक तो है निर्वाण। निर्वाण, तो निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कहेगी पद चिन्ह है। ये सब कंफ्यूजन होता है बार बार लड़कों को, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। निर्वाण का पद चिन्ह क्या है? सॉरी, निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो कहेगी पद चिन्ह। और मृत्यु का जो है ये स्तूप है। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप है। ठीक है, तो यही पूछा गया क्वेश्चन है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो हमने देखा स्तूप किसका प्रतीक है, किसका है जी? स्तूप किसका है? तो देखिए मृत्यु का है। तो इसका आंसर कौन जाएगा? तो मृत्यु, ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। ठीक है, जन्म की अगर हम बात कर देता तो जन्म क्या हो जाता? तो जन्म की बात कहाँ गया है जी? तो कमल हो जाता। ठीक है, देख रहे हैं ना, इस तरीके से क्वेश्चन वेरिएंट पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार में। अच्छा, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो इसका कल भी हमने बताया था, कल के वीडियो में हमने पूरा गुप्त वंश को पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसका चर्चा हम कर लेते हैं थोड़ा सा एकदम फास्ट में। गुप्त वंश की अगर हम बात कर देते हैं तो गुप्त वंश में सबसे पहले कौन हुए तो कहे कि श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त होते हैं। श्रीगुप्त के बाद कौन बनता है तो कहे कि घटोत्कच बनता है, घटोत्कच बनता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों महाराज की उपाधि धारण करता है। फिर उसके बाद में कौन बनता है तो कहे कि चंद्रगुप्त प्रथम बनता है। ये चंद्रगुप्त प्रथम जब बनता है 320 ईसा पूर्व में, ये क्या करता है, एक संवत चलाता है। उस संवत का नाम क्या था तो कहे गुप्त संवत। इसने उपाधि क्या धारण किया था, महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन बनता है तो बनता है समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त जब बनता है तो इसे परम भागवत की उपाधि धारण क्या करता है किसका तो क्योंकि परम भागवत का उपाधि धारण करता है। फिर उसके बाद में कौन बनता है तो कहे कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये उपाधि धारण करता है किसका तो कहे कि विक्रमादित्य का। कल का वीडियो देखिएगा, सब हमने अच्छे तरीके से बताया था कि किसके दरबार में कौन कौन रहते थे, सब अच्छे तरीके से बताया था। और जो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। अब हम चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं तो चंद्रगुप्त के बाद कौन बना था तो कुमारगुप्त प्रथम बना था, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम बना था। अब कुमारगुप्त प्रथम जो बन रहा था नालंदा विश्वविद्यालय का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और कुमारगुप्त प्रथम के बाद फिर कौन बना था तो क्या कि स्कंदगुप्त बना था, स्कंदगुप्त। अब ये स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हूनों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण तो क्या कि हूनों का आक्रमण इसी के शासन काल में होता है, ठीक है। धून लिख दिए यानी हूनों का आक्रमण, ठीक है। हूनों का आक्रमण किसके शासनकाल में होता है तो यही स्कंदगुप्त के शासनकाल में होता है। और इसका अंतिम की अगर हम बात कर देते हैं, अंतिम जो था इसका अंतिम, ये अंतिम शासक कौन था तो कहे कि विष्णुगुप्त। कौन था तो कहे कि विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ पे गया जी, ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्कंदगुप्त तो होगा नहीं क्योंकि इसके समय हूनों का आक्रमण हुआ था। कुमारगुप्त तो होगा नहीं क्योंकि कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आता है, ये भी खत्म हो गया। पुरुगुप्त तो कोई चर्चा नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो वीडियो के बारे में बताइएगा कैसा लगता है सेशन, ठीक है। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इच्छा होगा तो अपना छोड़ सकते हैं। और बताइएगा कैसा लगता है कंटेंट जो, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।